हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक हुसैन और आप सभी को रौनक एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। और जो इसके पहले वाले वीडियो में जो 10th क्लास से प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के जो प्रश्न छूटे थे, जो बाकी रह गए थे, उसको लेकर मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय को किल किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 39 प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि इसका आंसर ए सही होगा। लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की दो वक्र सतहें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध है। यानी जो गोलीय लेंस होता है उसके लिए इसमें से कौन सा सूत्र जो है संबंध है वो सही है। तो क्या होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर बी होगा। 1/v-1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण बोलता है तो क्या लिखते हैं, दर्पण बोलता है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है तो लेंस में माइनस हो जाता है और दर्पण में प्लस हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कल ही मैंने बताया था, सॉरी, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि फोकस दूरी जो होता है एफ, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या दिया है मेरा, 10 दिया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यह जो 2 है इधर आएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, 2f हो जाएगा। 2f बराबर r हो जाएगा ना। तो 2f बराबर जब r होगा तो फोकस दूरी पहले से 10 दिया है तो 2 से गुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। यानी 20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है, इसकी फोकस दूरी होगी। फिर वही प्रश्न हो गया कि वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया है और फोकस दूरी जब पूछ रहा है तो आधा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, r/2। अभी हम बताएं r/2। 28 दिया है तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, यानी 42 का सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 43, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। 43 का आंसर जो होगा मैं बता दे रहा हूँ, 43 का ए होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 44, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन है। तो आप लोग जानते हैं संकेत में भी दिया है, कुछ हेल्प भी दिया है कि आवर्धन m बराबर होता है -v/u। दर्पण के लिए -v/u होता है और लेंस के लिए v/u होता है। तो देखिए 30/5 यानी 6 हो जाएगा आंसर हमारा, यानी कौन होगा, बी आंसर हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल, ये जो प्रश्न है सभी जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो लोग 10th क्लास में हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए वही दिया है, f बराबर r/2 पर निकाला है तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, यानी सी आंसर सही होगा। चलिए 46 की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि P यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, P 1/f होता है ना। तो f जो होता है मीटर में होना चाहिए, तो आप लोग निकाल लीजिए। एक 20 यानी 1 बटा नीचे 20, और मीटर में करने के लिए तो ऊपर गुना 20 हो जाएगा, यानी 100/20 यानी 5, यानी 5 डायप्टर हमारा सही होगा।
46 का सी हमारा आंसर सही होगा। 47 की ओर बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है। एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। 47 का हमारा आंसर होगा 20। आप लोग बना लीजिए जो हमने P बराबर 1/f पर लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर यह होगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। 48 का जो होगा 0.25 की मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। देखिए जब प्लस में डायऑप्टर दिया है तो उत्तल लेंस ही होगा, और माइनस में देता तो अवतल लेंस। 49 की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो 49 का भी आंसर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 49 का हमारा आंसर होगा समतल अथवा अवतल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 का हमारा आंसर होगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। तो 51 हमारा प्रश्न है कि निम्न चित्र सॉरी दोस्त, कुछ खांसी हो गया है, इंटरनल प्रॉब्लम हो गया है फिजिकल। निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? तो देखिए ये जो चित्र दिया है इसमें आपको ढूंढना है, जो लेंस पढ़े होंगे लेंस उत्तल लेंस के बारे में वो लोग ढूंढ सकते हैं। तो 51 का हमारा आंसर होगा डी। देखिए इसमें कौन सा चित्र गलत है। 4 नंबर देख रहे हैं, ये कहाँ से घुमा है? ये घुमा है यहाँ से, टर्न हुआ है, लेकिन ऐसा इसको टर्न नहीं होना चाहिए। इसको कैसे टर्न होना चाहिए मेरे दोस्त? इसको जहाँ लेंस के बाद दूसरा माध्यम आया है वहीं से टर्न होना चाहिए, ऐसे टर्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए लेंस के बाहर जाकर यानी दूसरे माध्यम में जाकर तब जाकर टर्न हुआ है, लेकिन ऐसा टर्न नहीं होना चाहिए। माध्यम जब बदलता है तभी भी कोई किरण मूव यानी विचलित होती है यहाँ पर। तो जाके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। प्रकाश 52 की तरफ प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो 52 का आंसर हमारा होगा प्रकाश तरंग का उदाहरण यानी सी, 52 का पराबैंगनी की तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनिक तरंग। अच्छा प्रश्न है। चलिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा यानी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो यह प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी, अवतल लेंस अभिसारी। तो ए नंबर आंसर जो होगा सही होगा। चलिए 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 का हमारा प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी इसका आंसर जो होगा 55 का वो होगा सी, यानी ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 56 का मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 56 का गोलीय दर्पण का द्वारक यानी डी। 57 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी क्या है बताना है, और वक्रता त्रिज्या 32 दिया है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण में हमारा प्लस होता है, यह भी ध्यान देना है। उत्तल दर्पण में प्लस होता है।
तो इस पर ध्यान देना है हम लोग को। और वक्रता त्रिज्या की बात निकालने के लिए वो वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, तो 32 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 16, यानी हमारा आंसर जो होगा सी सही होगा। 57 का आंसर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 की तरफ। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक है यानी उल्टा है, तो 58 का आंसर हमारा जो होगा 58 जो है हमारा प्रश्न कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए आवर्धन जब ऋणात्मक है तो यहाँ पर ध्यान देने वाले को वास्तविक जरूर होगा, तो इसका आंसर होगा 58 का ए, वास्तविक और उल्टा, यानी ऋणात्मक है तो उल्टा भी होगा और वास्तविक तो होगा ही, तो इसका आंसर ए सही है। चलिए 59 हमारा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो जा सकता है, तो 59 का आंसर होगा हमारा सी, अंदर या बाहर की ओर। 60 नंबर प्रश्न है हमारा कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर होगा ए, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बाहर की तरफ वक्रित हो तो यह क्या कहलाता है? 61 का क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? उत्तल दर्पण। देखिए हम चित्र के माध्यम से दोनों प्रश्न को बता दे रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है, देख रहे हैं ना, तो यह जो होता है ये अंदर की तरफ होता है, देख रहे हैं अंदर की तरफ वक्रित है, और यह जो होता है बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो यह अंदर की तरफ है तो अवतल हुआ, यह बाहर की तरफ है तो उत्तल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो 62 का हमारा आंसर होगा बी, यानी ध्रुव। आप लोग पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण को का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ए, यानी सी से सेंटर से प्रयोग करते हैं। चलिए गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, यानी इसमें से कौन ऐसा पॉइंट है जो गोलीय दर्पण का भाग नहीं है? यानी 64 का हमारा जो ऑप्शंस है इसमें का आंसर जो होगा वह बी होगा, गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण ध्रुव वक्रित, या वक्रता केंद्र तो अंदर रहता है। इस क्वेश्चन पर मैं डाउट है, इनमें से कोई नहीं होगा। वक्रता केंद्र तो होता है, ध्रुव भी होती है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 65 की तरफ बढ़ते हैं कि दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्राय निरूपित करते हैं? तो ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित करते हैं मेरे दोस्त? 65 का सी होगा, यानी पोल से। क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं ना, POLE, तो बड़े अक्षर पी से निरूपित करते हैं, आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, तो 66 का हमारा आंसर होगा बी, मुख्य अक्ष। 67 है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो 67 का आंसर होगा ए, कागज। सिक्सटी एट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण के
आपतन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो 68 का आंसर होगा हमारा ए, द्वारक। चलिए 69 की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 69 का हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्त? ए होगा, यानी अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसके पहले वाला जो टॉपिक आया था वो तो लेंस का था, ये दर्पण की बात कर रहा है तो प्लस वाला यानी 1/v + 1/u = 1/f, यानी 71 का हमारा ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो 72 का आंसर अच्छा है, लेंस कहलाता है हमारा। 73 है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। और अवतल लेंस को अपसारी। तो उत्तल लेंस का आंसर क्या होगा? अभिसारी। लेंस के वक्रता केंद्र होता है। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं मेरे दोस्त? 74 का आंसर यानी 2 होते हैं। देख रहे हैं ना, बता दे रहे हैं। तो इसका एक वक्रता केंद्र होगा और इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा, तो दोनों तरफ होगा एक वक्रता केंद्र। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी 75 का हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी बी इसका आंसर सही होगा। 76 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों सही है। 77 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। जब लेंस के क्षमता का 78 प्रश्न है, नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मेरे दोस्त क्या होता है? डायऑप्टर। ऑप्शन में जो दिया है या ए नंबर हमारा सही है, डायऑप्टर होता है। 79 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए पहले भी हमने बता दिया था कि उत्तल लेंस की बात करेगा तो धनात्मक होगा और अवतल लेंस की बात करेगा तो ऋणात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी 79 का आंसर हमारा ए सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो जब अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, ए हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश गमन करता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रकाश गमन करता है, तो आप लोग बताइए 81 का क्या आंसर होगा? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश गमन करता है वह सीधी रेखा में ही गमन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या है मेरे दोस्त कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसको आप न्यूमेरिकल के माध्यम से बना लीजिएगा। इसका आंसर हम फिलहाल बता दे रहे हैं। 82 का जो आंसर होगा वह ए होगा। चलिए 83 भी उसी तरह है, न्यूमेरिकल की तरह है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 83 का आंसर भी हम बता दे रहे हैं। 83 का आंसर जो होगा बी होगा, 120 सेंटीमीटर। चलिए 84 है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या कहेगा तो उसको आधा कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो आधा करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? यानी 10, यानी 84 का हमारा जो आंसर होगा वो यह होगा। चलिए 85 की तरफ बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, टीचर के द्वारा पढ़े होंगे। 85 का जो आंसर होगा प्रकाश स्रोत कहते हैं, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी ये इसका आंसर सही है।
प्रकाश के किरणों 86 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो 86 का हमारा आंसर जो होगा वह 20 सही है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए 87 है हमारा प्रश्न कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 87। तो 87 का आंसर होगा किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे हमने पूरा किया, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।